इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर एडवांस एलियंस ने हमला कर दिया था। चारों तरफ तबाही मची हुई थी क्योंकि इन सारी चीजों का इंसानों को पहले से अंदाजा नहीं था और इस तरीके से हमला करने के कारण डिफेंस फोर्सेस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि सारे देशों के मिलिट्री फोर्सेस एक हो गए और उन्होंने बहुत ही बहादुरी से उन सारे एलियन टेक्नोलॉजीज का सामना किया। हालांकि इतनी सारी तबाही और नुकसान झेलने के बावजूद भी इंसानों ने एकजुट होकर उन एलियंस की टेक्नोलॉजी को हरा ही दिया था। और अब यहाँ उस पूरे इंसिडेंट को बीते हुए 20 साल हो चुके होते हैं। सारे के सारे इंसान जो भी उनका नुकसान हुआ था और जितने भी शहर डिस्ट्रॉय हुए होते हैं वो उन्हें रिकवर करने लगे। अब इंसानी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी है क्योंकि उन्होंने एलियंस की टेक्नोलॉजी अपने लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो स्पेस रिसर्च एक्सप्लोरेशन में भी काफी आगे बढ़ चुके होते हैं और कई सारे प्लैनेट्स पर जीवन बसा चुके होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इंसानों को लगता था कि शायद वो एलियंस वापस भी आ सकते हैं, इसीलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए पूरी दुनिया की मिलिट्री फोर्सेस ने एकजुट होकर ESD नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी पृथ्वी की सिक्योरिटी करती थी और आसपास होने वाले सारी एलियन सिविलाइजेशन की घटनाओं पर नजर रखती थी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कम समय में काफी चीजें हासिल कर ली होती हैं जो पृथ्वी की डेवलपमेंट के लिए काफी यूजफुल हो सकती थी। एरिया 51 भी उन सारी चीजों के साथ मिल जाता है जहां पर US वाले अपनी सीक्रेट रिसर्च किया करते थे। बड़े बड़े देश जो कि उस पूरे हमले में डिस्ट्रॉय हो चुके थे उन्हें अब एडवांस टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि वॉशिंगटन DC जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था वो अब पहले से काफी ठीक हो चुका होता है, जहां पर एलियन टेक्नोलॉजी यूज करके वहां की डेवलपमेंट की गई है। अब हमें ESD ऑर्गेनाइजेशन के एक हेड मेंबर जिनका नाम डेविड होता है वो दिखाया जा रहा था। डेविड अपने कर्नल के साथ मौजूद था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए एक जगह जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें स्पेस में कुछ अजीब तरीके की हलचल दिखाई दे रही थी। दरअसल वो एक ऐसी रिसर्च लेबोरेटरी में जाते हैं जहां उन्हें रियलाइज हुआ कि कई साल पहले जब वो सारे एलियंस मर रहे थे और खत्म होने वाले थे तो उन्होंने एक सिग्नल भेज दिया होता है अपने दूसरे प्लेनेट पर जो कि कई गैलेक्सी दूर मौजूद है। और शायद वो सिग्नल इतना पावरफुल था कि अब तक वो उनके प्लेनेट तक पहुंच गया होगा और ये भी हो सकता है कि उन सारे एलियंस की जो सिविलाइजेशंस हैं वो वापस से हमला करने आ सकती हैं। अब ये पूरे ESD को जो पूरी तरीके से कंट्रोल किया करता था वो ऑटोमेट हो जाता है, यानी कि जहां भी इस सिस्टम को एलियंस के संदेश या फिर थोड़ी सी भी क्लू मिलेंगे तो ये उसके ऊपर हमला कर देगा। अब अचानक एक दिन उन सभी को पता चला कि मून के ऊपर एक अजीब तरीके का पोर्टल ओपन हो गया है। उस पोर्टल के अंदर से कोई बड़ी सी गोली कलर की चीज बाहर निकल रही है जो कि मून के ऊपर लैंड करने वाली थी, लेकिन ESD के ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उसे डिटेक्ट कर लिया एज अ एलियन। हालांकि डेविड उसके ऊपर फायर करने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही ये पता लगाया जा सकता था कि वो हमारे लिए खतरनाक है कि नहीं। लेकिन ESD के सोल्जर्स इसे बिल्कुल भी नहीं समझते और सीधा उस ब्लैक बॉल के ऊपर फायर कर देते हैं। ब्लैक बॉल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर मून के ऊपर ही गिर गया था, जिससे कि सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने एक एलियन को खत्म कर दिया और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये सारे एलियंस पृथ्वी तक पहुंचे। लेकिन अब डीप इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि आखिरकार वो पोर्टल कहां से ओपन हुआ और उसके अंदर से निकला हुआ वो गोला क्या है। इसीलिए जेक और चार्ली नाम के सोल्जर्स जो अपनी टीम के साथ उस जगह पर जा रहे थे उन्हें मून पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया होता है। वो सभी तो उतरकर चेक करने लगे कि आखिर वो बड़ा सा गोला जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया वो आखिर क्या चीज है और उसके अंदर क्या मौजूद था। लगातार ढूंढने पर उन्हें वो मलबा मिल चुका होता है, लेकिन उनके ठीक सामने एक बड़ी सी बॉल मौजूद थी जैसा कि उस पोर्टल में से अंदर आई होती है। अब अचानक उस पूरे सीन को टेलीकास्ट करते ही कई सारे लोगों के दिमाग में दर्द होने लगा। ये एक अजीब तरीके के वाइब्रेशन की वजह से हो रहा होता है जो स्पेस में से आ रही थी। जैक और चार्ली को कुछ हलचल दिखाई देती है, इसीलिए वो डीप स्पेस की तरफ देखने लगे। तभी अचानक उनके ठीक सामने एलियन की एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप आ जाती है। ये स्पेसशिप पिछले वाली एलियन स्पेसशिप से कई गुना बड़ी थी और तो और इसके पास इनविजिबल होने की एबिलिटीज भी होती हैं, यानी कि वो पहले से एडवांस हो चुके हैं। वो बड़ी सी स्पेसशिप जैसे जैसे अर्थ के करीब आ रही थी कई सारे लोगों के दिमाग में दर्द होने लगा था। दरअसल ये दर्द गिने चुने लोगों के दिमाग में हो रहा था और ये वो लोग थे जिन्होंने प्रीवियस एलियन अटैक में लड़ाई की थी और एलियंस का खात्मा किया था। सिर्फ इन्हीं लोग के दिमाग में ही उन वाइब्रेशंस की वजह से दर्द हो रहा होता है। लेकिन अब फिलहाल के लिए सभी को ये पता था कि उनकी पूरी सिविलाइजेशन काफी ज्यादा खतरे में है क्योंकि वो एलियंस वापस
वापस आ चुके हैं, वो भी दुगनी टेक्नोलॉजी और बड़ी सी स्पेसशिप के साथ। जेक और चार्ली तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि वो मून पर मौजूद वो छोटे से गोले को अपने साथ लेकर जाएं। ये वही गोला होता है जो इससे पहले आए हुए स्पेसशिप में से निकला था और उस स्पेसशिप को बिना सोचे समझे डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जेक चार्ली अपना काम करते हैं और एक छोटे से रोवर की मदद से उस कंटेनर को लेकर जाते हैं पृथ्वी की तरफ। लेकिन अब यहाँ हमें दिखाया गया कि वो बड़ी सी स्पेसशिप चंद्रमा तक पहुंच चुकी है जो चंद्रमा के आधे भाग को डिस्ट्रॉय करने लगी थी। हालांकि जेक और चार्ली दुगनी स्पीड से एरिया 51 में पहुंच जाते हैं उस कंटेनर को लेकर जिसके अंदर एलियंस का एक छोटा सा पार्ट मौजूद था। चंद्रमा पर अब ESD के काफी सारे सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद थे जो एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एलियन स्पेसशिप को अपने टेरिटरी के अंदर आते हुए देखा था। हालांकि वो पूरी तरीके से तैयार हो रहे थे फायर करने के लिए, लेकिन तभी अचानक वो स्पेसशिप के एलियंस दुगनी तेजी से काउंटर फायर करके उस सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि ये सिस्टम उनके सामने कुछ भी नहीं था और अब वो स्पेसशिप लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी और जहां भी जाती वहां तबाही मचाती। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि स्पेसशिप के अंदर खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की वजह से सारे बिल्डिंग्स और सारे इंसान उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। वो स्पेसशिप जिस भी शहर या फिर जिस भी देश के ऊपर से गुजरती वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होकर ऊपर की तरफ खींचा चला आता। ये इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस पृथ्वी की ग्रेविटी से काफी ज्यादा होती है। एलियंस की स्पेसशिप इसी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए पैसिफिक ओशियन में चली गई और अचानक से पृथ्वी के अंदर छेद करने लगी। ये छेद इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि वो पृथ्वी के अंदर मौजूद सारा लावा और सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले और उनकी स्पेसशिप को काफी सारा फ्यूल मिल सके। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पृथ्वी के अंदर से सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। अब यहाँ इंसान जो इतने सालों से सोच रहे थे कि वो एलियंस से लड़ लेंगे और उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन यहाँ तो एलियंस उनसे कई गुना ताकतवर और कई गुना आगे बढ़ चुके होते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में और पृथ्वी को पूरी तरीके से खत्म कर रहे होते हैं बिल्कुल किसी चींटी की तरह। उनकी स्पेसशिप ने पृथ्वी के आधे से ज्यादा भाग को कवर कर लिया था और एनर्जी की तलाश में पृथ्वी के अंदर खुदाई करते जा रहे थे। अब हमें यहाँ डेविड और बाकी सारे ऑफिसर्स को दिखाया गया है जिन्हें पता चलता है कि उनके पास तो एक एलियन आ चुका है जो कि काफी खतरनाक था। ये उन्हीं एलियंस में से एक होता है जिसने कि उनके एक मेंबर को पकड़ लिया और उसके थ्रू बताने लगा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या हो रही है। वो एलियन उस आदमी के थ्रू बताता है कि हम सभी तो वर्कर्स हैं, हमारी रानी जिस तरीके से कहती थी हम वही ऑर्डर्स फॉलो करते थे। यानी कि जिस तरीके से मधुमक्खियों की रानी होती है और बाकी वर्कर्स उसे फॉलो करते हैं उसी तरीके से इन एलियंस में भी होता था। तो ये सारे हमले और ये सारी चीजें वो अपनी रानी के कहने पर कर रहे थे। वो एलियंस ये सारी बातें बताने के बाद वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ डेविड और बाकी सारे लोगों को ये तो पता चल चुका था कि अगर वो क्वीन को भी मार दें तो ये सारे एलियंस उसके कमांड फॉलो करना बंद कर देंगे और फिर हमें इनके ऊपर हमला करने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। वो सारे एलियंस लगातार हमला करते ही जा रहे थे, इसीलिए वो सारे डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स उनके ऊपर पलटवार करने लगे। हालांकि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एलियंस की सेना उनसे कई ज्यादा थी और कई ज्यादा पावरफुल भी थी। सारे देशों के सोल्जर्स एकजुट होकर उनसे मुकाबला तो करते हैं, लेकिन कुछ ही समय के अंदर उन्हें एहसास हो चुका था कि वो जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतने एडवांस वेपन्स नहीं थे जिस तरीके से एलियंस के पास होते हैं। यानी कि 20 साल की ड्यूरेशन में उन एलियंस ने भी खुद को काफी ज्यादा अपग्रेड कर लिया है और ह्यूमंस ऐसा समझ रहे थे कि अगर हम एक बार एलियंस को हरा सकते हैं तो दूसरी बार भी कर सकते हैं, पर शायद अभी ये सारी चीजें उनके लिए नेगेटिव साबित हो रही थी। आधे से ज्यादा सोल्जर्स की आर्मी खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। वहीं अब हमें एरिया 51 में दिखाया जाता है जिसके पास वो कंटेनर मौजूद था जिसे कि जेक और चार्ली मून पर से लेकर आए थे। उसे पूरी तरीके से काटने के बाद अचानक उसके अंदर से सफेद कलर की बड़ी सी बॉल निकलती है। वो बड़ी सी बॉल तो अपने आप बाहर निकलते हुए ये कह रही थी कि मैं एक वर्चुअल इंटेलिजेंस हूँ। दरअसल ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो कई एंशिएंट सालों से गैलेक्सी में मौजूद है और ये पूरी तरीके से गैलेक्सी का संतुलन बनाए रखने में काम करती है। वो वर्चुअल इंटेलिजेंस अब अपने न्यूरॉन्स को चारों तरफ फैलाकर इंसानी भाषा समझने लगी और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसे बोलना भी आ जाता है। वर्चुअल इंटेलिजेंस लगातार अब उन सारे इंसानों को समझाती है कि कई साल पहले जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारा फॉर्म शायद से ह्यूमन जैसा ही होता था, लेकिन कुछ समय बाद हमारे अंदर चेंजेस आने लगे और हम इस तरीके के बन गए। वर्चुअल इंटेलिजेंस ये भी कहता है कि मैंने दुनिया में कई सारी स्पीशीज को स्कैन करके उनका मन पढ़ा है, लेकिन जब मैंने इंसानों को देखा तब पता चला
किया कि ये तो हमारे से मिले हुए हैं, यानी कि कुछ समय पहले उनका भी स्ट्रक्चर इंसानों जैसा ही था। इसीलिए उस वर्चुअल इंटेलिजेंस ने इंसानों के बारे में और जानना स्टार्ट किया। तभी वर्चुअल इंटेलिजेंस को पता चलता है कि पृथ्वी के ऊपर खतरनाक एलियंस हमला करने वाले हैं। तो फिर वर्चुअल इंटेलिजेंस सीधा मदद करने आ गई थी इंसानों की। लेकिन जब वो टेलीपोर्ट होकर मून पर पहली बार आई तो इंसानों के डिफेंस फोर्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि इससे वर्चुअल इंटेलिजेंस को कुछ होता नहीं, पर वो थोड़ी समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और अब उसे साफ साफ पता है कि ये एलियंस पृथ्वी पर क्यों हमला कर रहे हैं। वर्चुअल इंटेलिजेंस बताती है कि इन एलियन सिविलाइजेशन ने मेरे भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी स्पीशीज की सिर्फ मैं ही एक अकेली बची हूँ। ये एलियंस जिस भी प्लेनेट पर हमला करते उसकी पूरे एनर्जी सोर्स एब्जॉर्ब कर लेते, क्योंकि प्लेनेट के कोर के अंदर ही मौजूद सारी एनर्जी होती है, जिससे कि उन एलियंस की स्पेसशिप को काफी पावर मिलती थी और वो इसी एनर्जीज की मदद से काफी एडवांस वेपन्स भी बना सकते थे। इसीलिए ये रीजन होता है कि वो सारे एलियंस पृथ्वी के अंदर छेद कर रहे हैं उसकी ऊर्जा एब्जॉर्ब करने के लिए। वो सारे एलियंस अब ढूंढकर वर्चुअल इंटेलिजेंस को भी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वही उनकी दुश्मन है। हालांकि अब वो वर्चुअल इंटेलिजेंस इंसानों को कह रही थी कि मेरे पास एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जहां पर मैं सारे बचे हुए लोगों को लेकर जा सकती हूँ और वहां पर मैंने ऊर्जा की मदद से एलियंस से लड़ाई करने के लिए कई सारे वेपन्स क्रिएट करने के लिए बताए हैं, जिससे कि मैं ऐसी टीम बना रही हूँ जो एलियंस को खत्म कर सके। लेकिन फिलहाल के लिए हमें पृथ्वी को बचाना होगा, नहीं तो इसके जैसा कोई भी प्लेनेट इस ब्रह्मांड में बचेगा ही नहीं। अब जाकर उन सारे इंसानों को रियलाइज हो रहा था कि जिस स्पेसशिप के ऊपर उन्होंने पहले हमला किया होता है वो एक्चुअली में उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर टेलीपोर्ट हुई थी और अब इस गलती की वजह से ही वो सारे बड़े बड़े और खतरनाक एलियंस यहाँ पर आने में कामयाब हो चुके हैं, जो अब लगातार पृथ्वी के कोर में घुसते चले जा रहे हैं वहाँ की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। वर्चुअल इंटेलिजेंस ने बताया कि मैं इतने समय से अपने आप को डीएक्टिवेट करके रखी थी, लेकिन अब एक्टिवेट करने की वजह से उन एलियंस की क्वीन को मेरी लोकेशन का पता चल चुका होगा, इसीलिए वो मुझे यहाँ पर पकड़ने और मारने के लिए जरूर आती होगी। डेविड तो उस वर्चुअल इंटेलिजेंस से पूछने लगा कि क्या अगर हम उस एलियंस की क्वीन को खत्म कर दें तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। वर्चुअल इंटेलिजेंस साफ साफ कहती है कि एलियन क्वीन को खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत सारी एनर्जी से घिरी पड़ी हुई है। लेकिन अगर तुम सब ये करने में कामयाब हो गए तो कोई भी एलियंस उस एलियन क्वीन से कमांड नहीं ले पाएगा और जिस प्लेनेट से ये सारे एलियंस आए हैं वहाँ की क्वीन उन्हें वापस बुला लेगी, यानी कि फिर तुम्हारी पृथ्वी बच सकती है। इसीलिए अब डेविड और बाकी सारे लोग ये तय करते हैं कि वो किसी भी तरीके से एलियन क्वीन को खत्म करेंगे। भले ही ये चीजें नामुमकिन लग रही थी, लेकिन उन्हें कुछ तो करना ही होगा अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए। और उन लोगों को यह भी समझ गया था कि आखिरकार एलियन क्वीन क्यों इस वर्चुअल इंटेलिजेंस को पाना चाहती है, क्योंकि वो इसकी मदद से उस प्लेनेट तक पहुंचना चाहती थी जहां वर्चुअल इंटेलिजेंस ने अपनी बाकी सिविलाइजेशंस को छुपा कर रखा है। इसीलिए वो एलियन क्वीन पूरी कोशिश करेगी इस वर्चुअल इंटेलिजेंस को हथियाने के लिए, यानी कि अब इंसानों को खुद की प्रोटेक्शन करने के साथ साथ इस वर्चुअल इंटेलिजेंस को भी बचा कर रखना होगा उस खतरनाक एलियन क्वीन और उसकी पूरी आर्मी से। डेविड और बाकी सारे सोल्जर्स ने ये डिसाइड किया था कि वो एलियन क्वीन को चकमा देंगे। वो जल्द से जल्द प्रेसिडेंट और सरकारी हस्ताक्षर लेकर ये प्लान बना रहे होते हैं कि उस वर्चुअल इंटेलिजेंस में से जो सिग्नल बाहर निकल रहे हैं उसी के जैसे हम एक नकली सिग्नल बनाएंगे, ताकि हम एलियन क्वीन को चकमा देकर उसके ऊपर हमला कर दें और उसे खत्म कर दें। ये सारी बातें समझने के बाद सभी के सभी सोल्जर्स इकट्ठा होने लग जाते हैं और गोला बारूद वहां पर लाने लगते हैं। इन्हीं डायनामाइट और बॉम्ब्स की मदद से वो एलियन क्वीन को खत्म करना चाहते थे, लेकिन बात ये थी कि जो भी ये सारे बॉम्ब्स क्वीन के ऊपर गिराएगा उस सोल्जर की भी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी पूर्व प्रेसिडेंट जिनका नाम थॉमस होता है, और थॉमस ने तो प्रीवियस हमले में भी काफी ज्यादा मदद की थी, वो अब अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। अब एक फेक सिग्नल बनाने के कारण वो एलियन क्वीन एक बड़े से कवच में बैठकर वापस आ चुकी होती है। तभी थॉमस ने मौका देखकर उस पूरे धमाकेदार बॉम्ब्स को क्वीन के ऊपर गिरा दिया, जिसमें कि एक बड़ा सा धमाका हुआ और वहां पर सारे लोग खत्म हो गए। सारे सोल्जर्स खुश हो रहे होते हैं क्योंकि इसमें शायद एलियन क्वीन की भी मौत हो चुकी है, लेकिन फिर पता चलता है कि एलियन क्वीन अभी तक मरी नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ एक इनविजिबल वॉल थी जिससे कि उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता था। और अब वो दुगनी तेजी से चारों तरफ फैलने लगी, जिससे कि वो उस व्हाइट बॉल को ढूंढ ले। उसे तो उस वर्चुअल बॉल का सिग्नल भी मिल जाता है जो एरिया 51 में रखा हुआ था। एलियन क्वीन ने तुरंत ही हाथ डाला और एरिया 51 को डिस्ट्रॉय करते हुए उस बॉल को भी ले लिया। और अब शायद एलियन क्वीन इसी वर्चुअल बॉल की मदद से उस प्लेनेट के बारे में भी पता लगा लेगी जहां पर वो सिविलाइजेशन मौजूद है जो कि एंशिएंट समय से जिंदा है और एलियंस के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ एलियन क्वीन जैसे ही आगे बढ़ती तभी वहाँ कुछ बहादुर सोल्जर्स अपनी फाइटिंग जेट लेकर आ जाते हैं जो लगातार हमला करने लगे थे। हालांकि एलियन क्वीन के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना होता है, लेकिन पूर्व प्रेसिडेंट जिनका नाम थॉमस था और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर डायरेक्टली हमला करने लगी। वो तो एक ही जगह पर हमला करते जा रही थी जिससे कि एलियन क्वीन का कवच थोड़ी देर के लिए गायब हो जा रहा था। प्रेसिडेंट की बेटी सभी लोगों में ये शेयर कर देती है कि एक जगह पर हमला करने से वो कवच निकल जाता है, इसीलिए अब सारे सोल्जर्स इसी वे में हमला करने लगे और एलियन क्वीन के कवच को काफी कमजोर कर दिया। एक समय ऐसा आता है जब एलियन क्वीन का कवच पूरी तरीके से टूट गया और एलियन क्वीन को काफी ज्यादा डैमेज भी हो रहा था। इस बात से एलियन क्वीन काफी गुस्सा हो गई और उन सोल्जर्स पर भी हमला करने लगी। प्रेसिडेंट की बेटी जो एक सोल्जर थी, उसके फाइटिंग जेट को काफी नुकसान पहुंचा होता है और वो तो डायरेक्टली नीचे आकर डिस्ट्रॉय हो गई। हालांकि इसमें प्रेसिडेंट की बेटी की जान नहीं गई होती, पर वो कैसे भी करके एक सेफ जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन बाकी सोल्जर्स इस तरीके से पीछे नहीं हट रहे थे, वो भी लगातार एलियन क्वीन के ऊपर हमला करते हुए उसके कवच को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं और उसके आउटर स्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए अब एलियन क्वीन ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कई सारे यूएफओस को अपने चारों तरफ घुमाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि कोई भी उसे मार न पाए और वो एकदम सुरक्षित रहे। लेकिन तब तक कई सारे सोल्जर्स उसके ऊपर हमला करते जा रहे थे एक ही पोजीशन पर जहां उसका दिल होता है, और इस तरीके से हमला करने के कारण उसके दिल में काफी ज्यादा चोट पहुंची और वो काफी कमजोर हो जाती है। एलियन क्वीन अब पूरी तरीके से खत्म हो गई, जो कि जमीन पर गिरकर अपना दम तोड़ देती है। एलियन क्वीन के मरने के बाद आसपास घूम रहे सारे के सारे ड्रोन्स और यूएफओ पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो लगातार जमीन पर गिरकर डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे थे। यानी कि इंसानों ने आखिरकार एलियन अटैक को दूसरी बार रोक दिया है और वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब हो चुके हैं। एलियंस की वो एडवांस और बड़ी सी स्पेसशिप जो कि पृथ्वी के अंदर छेद करके एनर्जी एब्सॉर्ब करती जा रही थी, वो भी अपना प्रोसेस रोक देती है और वापस स्पेस की तरफ जाने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रानी खत्म होने के बाद एलियंस के प्लेनेट पे जो बाकी रानियां होती हैं, उन्होंने बाकी लोगों को वापस बुला लिया था, जिससे कि स्पेसशिप पूरी तरीके से दूर चली गई और पृथ्वी वापस से सुरक्षित हो जाती है। हालांकि इस पूरे हमले में पृथ्वी वालों और इंसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा और अब डेविड यहाँ पर अपने सोल्जर्स को कहता है कि इसके आगे अगर एक भी बार हमला हुआ तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और पृथ्वी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगी। तभी हमें उन सभी का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो कि इशारा कर रहा था उस वर्चुअल इंटेलिजेंस की तरफ, क्योंकि यही है जो हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है उन एलियंस के आने वाले हमलों के लिए, क्योंकि इस वर्चुअल इंटेलिजेंस के पास पूरी आइडियाज मौजूद थे कि किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी वर्क करती है। और अब तो ये अच्छी बात थी कि जो भी एडवांस ड्रोन्स और यूएफओस वो एलियन क्वीन अपने साथ लेकर आई थी, वो पृथ्वी पर ही मौजूद है, जिससे कि इंसान उसके अंदर मौजूद एलियन टेक्नोलॉजीज को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और एलियंस जिस तरीके से अपडेट हो चुके थे, वो अपने आप को भी अपडेट करके प्रोटेक्ट करने का सारा प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे। उस वैज्ञानिक का यही राय होता है कि हमें इस वर्चुअल इंटेलिजेंस के साथ हाथ मिला लेना चाहिए और अपने कई सारे सोल्जर्स भेजने चाहिए इसके प्लेनेट पर, ताकि वो एडवांस स्किल्स सीख पाए, जिससे कि हम आने वाले एलियन अटैक को अच्छी तरीके से रोक सकते थे। वो वर्चुअल इंटेलिजेंस भी इन सारी चीजों के लिए राजी हो गई और अब वो इंसानों की एक बहुत ही बड़ी टीम को अपने प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करके लेकर जाएगी। ये सारी चीजें एक तरीके से इंसानी सभ्यता के डेवलपमेंट का नया तरीका थी और हो न हो आगे चलकर इंसानी सभ्यता पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल बन जाएगी, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज हो चुका था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे एलियंस भी मौजूद हैं जो किसी भी प्लेनेट को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हमारी पृथ्वी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए उन्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा आगे आने वाले किसी भी हमले के लिए, जिसके बाद हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।